नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। पूर्व क्लास की भांति आज भी 10th क्लास का अर्थशास्त्र चलेगा। 10th क्लास के अर्थशास्त्र में 2 इकाई यानी कि 2 एक्सरसाइज में खत्म कर चुका हूं और आज आपके समक्ष तीसरा इकाई या यूं कहें कि तीसरा अध्याय में लेके आया हूं। आज तीसरे अध्याय का पहला भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो तीसरे अध्याय का जो नाम है वो है मुद्रा, बचत एवं साख, मनी, सेविंग एंड क्रेडिट। ये 3 शब्दों पर ये बृहद अध्याय आधारित है। तो एक एक करके मैं हर चीज की व्याख्या करूंगा, पार्ट बाय पार्ट इसका वीडियो बनेगा, जिसको आगे आप देखते जाएंगे तो आपको पूरा अध्याय समझ में आते जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने इस चैनल पर 10th क्लास का इतिहास, भूगोल और नागरिक समाप्त कर चुका हूं। अब अर्थशास्त्र चल रहा है। चूंकि वीडियो थोड़ा मैं इस समय लेट डाल पाता हूं या 2 दिन पर डाल पा रहा हूं, क्योंकि इस समय मैट्रिक का फॉर्म डाला रहा है, इंटर का भी फॉर्म डाला जा रहा है, तो इस कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, व्यस्तता ज़्यादा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूं और परीक्षा से पहले आपके सारे एक्सरसाइज क्लियर हो जाएंगे। उस पर आधारित कई क्वेश्चन आंसर सीरीज भी मैं चलाऊंगा। तो समय न गवाते हुए चलते हैं हम इस अध्याय की मुख्य बातों पर। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मुद्रा यानी मनी। ये क्या होता है? मुद्रा यानी मनी आप सीधे अर्थ में समझ लें कि नोट जो है, ये जैसे ये नोट है, 100 रुपए का नोट नरेंद्र मोदी जी ने नया चलाया है। तो ये 100 रुपए का नोट, पहले इसका साइज थोड़ा बड़ा हुआ करता था, तो ये सरकारों के ऊपर होता है कि वो साइज बड़ा छोटा उसके स्वरूप को चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो मुद्रा मतलब रुपया, पैसा, जो विनिमय का माध्यम है आज के समय में और जो बेहद प्रचलित है। बहुत सारे देशों की सरकारों ने मुद्रा को स्वीकार कर लिया है। अब अलग अलग देश की मुद्राएं अलग अलग होंगी, इसकी बात मैं आगे करूंगा। दूसरा जो शब्द है वो है बचत यानी सेविंग। पैसा बचाना, मुद्रा बचाना, यही बचत है। अब आप बचत किस किस तरह से कर सकते हैं इसकी बात भी आगे होगी। तीसरा जो शब्द है वो है साख यानी क्रेडिट। साख का मतलब होता है विश्वास, क्रेडिट का मतलब विश्वास। तो विश्वास का ये एक बड़ा सा माध्यम है और विश्वास किस किस तरह से होता है इस पर पूरी व्याख्या आगे के क्लास में होते रहेगी। आज कुछ परिचय टाइप का और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले मुद्रा के बारे में या रुपया के बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ कहा है, उस पर गौर फरमाते हैं। यहां से 1 नंबर का सवाल ही टच करेगा आपको। 2 विद्वान हैं, एक है मार्शल और दूसरा है ट्रेस्कॉट। इन दोनों विद्वानों में से दूसरा जो विद्वान है ट्रेस्कॉट, इनका कथन आने योग्य है या आ सकता है आगामी परीक्षा में। परंतु मार्शल को भी जानते हैं। मार्शल जी ने मुद्रा या रुपया के बारे में कहा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति यानी कि आधुनिक जो युग आगे बढ़ रहा है उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है वो मुद्रा को ही जाता है। ठीक है। अब ट्रेस्कॉट महोदय ने मुद्रा या रुपया के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। पूरी अर्थव्यवस्था जो है भारत की या विश्व की, उन सारी अर्थव्यवस्थाओं में अगर मुद्रा को हृदय न माना जाए तो रक्त तो जरूर है, ये यानी खून जरूर है। अगर जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने उत्पादन के क्षेत्र हैं, जहां जहां से उत्पादन हो रहा है, वो चाहे खेती से हो रहा हो या बिजनेस से हो रहा हो, फैक्ट्री से हो रहा हो, तो जितने भी उत्पादन के क्षेत्र हैं अगर आप उसको हृदय मान लेते हैं तो मुद्रा जो है वो धमनी में रक्त का काम कर रही है। यानी इसी के माध्यम से, यही रुपया या मुद्रा के माध्यम से ही सारा व्यवसाय, सारी अर्थव्यवस्था प्रवाहमय है, आगे बढ़ रही है। तो इनका कथन ज़्यादा सटीक है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। तो मैं थोड़ा व्याख्यायित किया इसको कि हृदय का मतलब क्या? हृदय का मतलब उत्पादन के साधन या उत्पादन का केंद्र। अब उत्पादन कहां से? खेती से या फैक्ट्रियों से। तो उत्पादन के साधनों को अगर आप हृदय मान लेंगे
तो जो प्रवाह है धमनियों का, या अब धमनी हम किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था में हम कहते हैं कि सड़कें जो हैं वो अर्थव्यवस्था की धमनी हैं, ये प्रवाह का काम करती हैं। अब इसमें प्रवाह क्या हो रहा है, तो रुपए पैसे के माध्यम से ही, यानी कि रक्त आप उसको मान सकते हैं, खून आप इसको मान सकते हैं, इसी के माध्यम से हर व्यापार, हर अर्थव्यवस्था का प्रवाह हो रहा है। तो इनका कथन ज़्यादा सटीक है, इसलिए हमें लगता है कि आगामी परीक्षा में यहाँ से पूछने की संभावना है। ट्रेस्कॉट के बाद बात थोड़ी सी इतिहास की। मुद्रा का प्रचलन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है वैसे वैसे मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है, या यूं कहें कि मुद्रा और ज़्यादा नया होके आया है। आज जो कागज का नोट देख रहे हैं हम, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां प्लास्टिक के नोट चलाए जा रहे हैं, और हो सकता है भविष्य में भारत में भी प्लास्टिक के नोट आ जाएं। चूंकि उसको बनाना आसान है, वो जल्दी खराब नहीं होता है, बहुत सारे उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, तो हो सकता है भविष्य में ऐसा आ जाए। अरे सरकार जिस पर मुहर लगा दिया कि नहीं यही मुद्रा है, यही चलेगा, वो चाहे कपड़े का हो तो आपको चलाना है, वही चलता है। तो मुद्रा का जो इतिहास हम कहें वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। शुरू में पूरे विश्व में कहें या बहुत सारे जो सभ्यताएं हैं उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी सामान दीजिए या सामान लीजिए। तो विनिमय के स्वरूप यानी फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज को अगर हम देखें, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंजिंग, आदान प्रदान। तो विनिमय के स्वरूप को अगर देखा जाए, आदान प्रदान के स्वरूप को देखा जाए, तो दो तरह से चीजों का आदान प्रदान, दो माध्यमों से आदान प्रदान होता है। पहला जो माध्यम है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। दूसरा जो माध्यम है जिससे विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, वो है मौद्रिक विनिमय प्रणाली यानी मॉनेटरी सिस्टम। तो ये दो ही प्रणाली है जिससे एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान चीजों का, वस्तुओं का हो रहा है। अब ये दोनों जो भाग हैं आपके समक्ष विनिमय के, ये दोनों पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले टॉपिक को हम लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ये परीक्षा में आने योग्य सवाल है और जब भी आएगा तो दीर्घोत्तरीय के रूप में आएगा, यानी ज्यादा नंबर दे के जाएगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी कि बार्टर सिस्टम क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी, है नहीं, थी। आज आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं रही। आरंभिक सभ्यताओं में या आरंभिक युग में वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, समझिए, एक वस्तु को देना है, दूसरे वस्तु को लेना है। चावल दीजिए, आटा लीजिए, गेहूं दीजिए, अदरक लीजिए, सेव दीजिए, केला लीजिए, या केला दीजिए, अनाज लीजिए, गाय दीजिए, 4 गो बकरी ले जाइए। ये था वस्तु विनिमय प्रणाली आदिम सभ्यताओं में या पुरानी सभ्यताओं में। वस्तु से ही वस्तु का विनिमय होता था, आदान प्रदान होता था। रुपया वगैरह नहीं था, नोट वगैरह नहीं था। तो वस्तु दे के वस्तु लिया जाता था। समझ में आ गई वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली को अगर लिखना है तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था और वस्तु के बदले ही वस्तु लिया जाता था। तो वस्तु ही विनिमय का माध्यम था, वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता था। यानी अगर हमको आवश्यकता है चावल की और हमारे पास गेहूं है, अगर आपको आवश्यकता है गेहूं की और आपके पास चावल है, तो हम आपको गेहूं दे देते हैं, आप हमको चावल दे दीजिए। ये एक्सचेंजिंग का यही माध्यम था, विनिमय का यही माध्यम था। तो ये आदिम प्रणाली है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम।
अब वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम को C-C एक्सचेंज भी कहते हैं। C-C या C फॉर C एक्सचेंज क्या है, तो इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है कमोडिटी फॉर कमोडिटी, यानी वस्तु के बदले वस्तु या उपयोगी वस्तु के बदले उपयोगी वस्तु। वस्तु दीजिए, वस्तु ले जाइए, एक वस्तु दीजिए, दूसरी वस्तु ले जाइए। तो C-C एक्सचेंज का मतलब वस्तु के बदले वस्तु होता है। तो दोनों शब्दों को आप समझेंगे, बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है, C-C एक्सचेंज भी कहा जाता है। पूरा नाम कमोडिटी फॉर कमोडिटी, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। अब आते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे तरीके से चली, क्योंकि लोगों के पास वस्तु कम होता था, सामान कम होते थे और आवश्यकताएं भी कम थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया वैसे वैसे वस्तु बढ़ते गया, लोगों के पास वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा होते गई और लोग का जो आवश्यकता था वो भी बढ़ते गया। अब समझिए कि अगर आपके पास घी है और सामने वाले के पास चावल है, आपको चावल चाहिए, तो 1 किलो अगर वो चावल देता है तो कितना घी दीजिएगा? कोई सिस्टम में नहीं था। 1 किलो घी दे दीजिएगा, 1 किलो घी दे दीजिएगा, 1 किलो चावल देगा तो कौन भावे आपको पड़ा? तो ये कुछ समस्याएं थी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन सिस्टम जब छोटा था, सभ्यता जब कम विकसित थी, आवश्यकताएं लोगों की कम थी, कम में ही गुजारा हो जाता था, आपस में मेल मिलाप था, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई थी, तो कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और व्यवस्थाएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, वैसे वैसे दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब ये नहीं था कि हम 1 किलो घी 2 महीना के दूध में से हम निकाले हैं, आप 1 किलो चावल कुछ ही दिन में पाए हैं, या 3 महीना के बाद आपका चावल हुआ बहुत सारा, तो आपको 1 किलो चावल हमको दीजिएगा, हम आपको 1 किलो घी दे देंगे। ये बड़ा अटपटा सा लगता था लोगों को, या लगता था कि हम घाटे में हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है, आपको आवश्यकता है चावल की, हमारे पास घी है तो हम आपको घी दिए, आप हमको चावल दिए। बड़ा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ था। अब यही आपको जानना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी तब थी, जब चलता था तब चलता था, लेकिन आने वाले समय में वस्तु विनिमय प्रणाली एक हेडक हो गया, समस्या हो गई। अब ये समस्या क्या क्या थी, यानी डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, एक एक करके इसको देखेंगे। यही समस्या आपके परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय के रूप में पूछेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं की व्याख्या करें, या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी समस्याओं की व्याख्या करें या इसके समस्याओं को बताएं। तो हो सकता है लघुतरी में पूछे, तो लघुतरी में पूछेगा तो बस आप समस्या 3, 4, 5 जो है वो लिख दीजिएगा, काम खत्म लघुतरीय में। अगर दीर्घोत्तरीय पूछता है तो 3, 4, 5 लिखने के बाद आप व्याख्या कीजिएगा। अब आपसे पूछेगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो इसकी परिभाषा लिखिएगा, इसके बारे में कुछ जानकारी सामान्य सी है वो लिखिएगा, उसके बाद इसकी समस्या को लिखिएगा और एक एक करके सबकी व्याख्या 2-2, 4-4 लाइन में करते जाइएगा, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा। इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो समस्या क्या क्या है, मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या थी वाटर सिस्टम की। तो सबसे पहली जो समस्या थी वो थी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। हो सकता है आपको लैंग्वेज थोड़ा सा कड़ा लगे, लेकिन चीज बहुत आसान है, समझने की बस कोशिश कीजिए। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, लेक ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो उसे ढूंढना होता था कि हमारे पास जो चीज है उसकी आवश्यकता किसको है। अगर हमको चावल चाहिए और हमारे पास आलू है तो हमको ढूंढना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आलू चाहिए और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास चावल है और उसको आलू चाहिए। तो हम आलू देंगे या वो हमको चावल देगा, ये ढूंढने की चीज है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी व्यक्ति मिल गया उसको आलू चाहिए ही या उसके पास चावल हो ही।
तो ये दोहरा संयोग था, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग इसी को कहते हैं कि आवश्यकता है लेकिन दोहरा संयोग नहीं बन पा रहा है। सामने वाला के पास वो सामान नहीं है जो मैं लेना चाहता हूं, या सामने वाला को वो सामान नहीं चाहिए जो मैं देना चाहता हूं। तो बड़ा दोहरा संयोग, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत बड़ी खामी कि ये दोहरा संयोग। अब इसके बारे में कहा जाता है कि अफ्रीका में एक व्यक्ति था कैमरॉन करके, वो नदी पार करना चाहता था और नदी पार करने के लिए नाविक कह रहा था कि हमको हाथी का दांत दो तब हम नदी पार करवाएंगे। अब कैमरॉन बेचारा फिर बैक हो गया और वो हाथी दांत ढूंढने लगा। जिसके पास हाथी दांत था उसको चाहिए था कपड़ा। अब कैमरॉन के पास तो कपड़ा था नहीं, तो वो फिर आगे बढ़ा। अब एक व्यक्ति जिसके पास कपड़ा था उसको चाहिए था तार यानी वायर, ये जो लाइन वाला है उसको चाहिए था तार। तो कैमरॉन के पास संयोग से तार था, तार उसने उसको दिया और उसको जब तार दिया तो उसने उसको कपड़ा दिया। वो कपड़ा ले जाके, जिसको कपड़ा चाहिए था वो उसको कपड़ा दिया, तब वो हाथी का दांत दिया। अब वो हाथी का दांत ले गया नाविक के पास, जब नाविक को दिया तब नाविक उसको नदी पार किया। बताइए कितना ज्यादा दिक्कत है वस्तु विनिमय प्रणाली में। ये दोहरा संयोगी कौन ढूंढने जाएगा कि भाई हमको जो चाहिए वो भैया कौन देगा, और तुमको जो चाहिए वो हमारे पास देखो ये है, ये चाहिए तुमको। ये बड़ा अबूझ पहेली था, किस तरह लोग मैनेज करता होगा भगवान जाने। लेकिन आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब इस तरह की समस्या जब आएगी तो लोग ढूंढेगा कोई विकल्प जिसके माध्यम से विनिमय बड़ा आसान हो जाए, तो लोग ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। खैर, ये पहली जो समस्या थी वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की थी। दूसरी जो समस्या थी वो मूल्यों के सामान्य मापन का अभाव था, यानी लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का मापन से मतलब है कि किसी भी सामान की कोई अस्थाई कीमत नहीं थी, किसी भी सामान के कोई अस्थाई कीमत नहीं थी। अब कीमत नहीं थी तो मूल्य, इसी को कहते हैं मूल्य मापन। मूल्य किसी चीज का था ही नहीं। अब मूल्य जब किसी चीज का नहीं है तो अंदाजे पर ही देना है। अब कोई हमको घोड़ा देता है और हमारे पास बकरी है, अगर उसको बकरी चाहिए और उसके पास घोड़ा है और हमको घोड़ा चाहिए, तो क्या स्थिति होगी? हम उसको बकरी देंगे, लेकिन कितना बकरी दीजिएगा एक घोड़ा के बदले, इसका कोई निर्धारण नहीं था। अब उस वक्त लोग कैसे निर्धारित किए होंगे, हालांकि बड़ी कंफ्यूजन होता होगा लोगों को। अब 1 किलो कोई सोना दे रहा है, हमारे पास चांदी है, तो हम कितना चांदी देंगे 1 किलो के बदले? तो ये मूल्य किसी सामान का नहीं था, इस कारण मूल्य को मापा ही नहीं जा सकता था। तो बहुत दिक्कतें आती थीं। कभी कभी सस्ती चीजें महंगी चीज दे के ले ली जाती थी, यानी हमको अगर घोड़े की जरूरत है और हमारे पास सिर्फ सोना ही है तो सोना दे के लेना है। अब वो जितना मांग ले, जितने पर वो संतुष्ट हो जाए। तो स्थिति ऐसी थी, मूल्य के सामान्य मापन का बहुत अभाव था, इसके कारण बहुत सारी परेशानियां थी। अब अगली बात जो है वो है कि मूल्य संचय का अभाव था। मूल्य संचय के अभाव से मेरा तात्पर्य वस्तु संचय से है। वस्तु संचय, अब किसी सामान का मूल्य नहीं है तो मूल्य संचय आप न समझ के इसको वस्तु संचय समझिए, क्योंकि जब किसी चीज का मूल्य है ही नहीं, कोई मूल्य निर्धारित ही नहीं है, तो किसी चीज का आप संचय नहीं कर सकते। कोई सामान आप ज्यादा दिन रख नहीं सकते। जैसे रुपया है, आप रख लेते हैं 20 साल तक, 30 साल तक, लेकिन अगर बीच में मोदी जी जैसा आदमी मिला, नोटबंदी कर दिया, तो बड़ा आफत हो जाता है। बहुत लोगों को हुआ भी। लेकिन उस वक्त तो ये सिस्टम था ही नहीं, रुपया था ही नहीं, सामान से सामान का लेन देन था।
अब स्थिति ये थी कि जो व्यक्ति मछली का उत्पादन करता था यानी मछली मारता था, या जो साग सब्जी उपजाता था, जो फल उपजाता था, वो क्या संचय करेगा, क्या रखेगा? वो तो फल बेचारा तोड़ के लाया, तुरंत उसको किसी न किसी को दे के अपने आवश्यकता की सामग्री लेनी है, तो वो टोकरी माथा पर लेके घूमते फिरे कि किसको चाहिए फल, हमको भाई चाहिए चावल, तो कि कौन देगा चावल? तो जो चावल देगा, जिसको फल चाहिए, वहीं पर एक्सचेंजिंग होगा, वहीं पर विनिमय होगा, वहीं पर एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती थी। तो ये काम बड़ा डिफिकल्ट था। तो आप मूल्य संचय नहीं कर सकते हैं, आप रुपया पैसा जैसा संचय नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारी वस्तु जो थी वो नष्ट होने वाली थी। मान लीजिए आप 4 को 5 को गाय भैंस रखे हैं, या 4 को 5 को बकरियां रखे हैं, कितना दिन रखिएगा उसको? मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ये हम पूंजी है, यही माल है, कितना दिन आप रखिएगा? आप रखिएगा, अगर सोचिएगा कि हम इसको 50 साल रख लें, तो गाय बीमार हो जाएगी, कोनो न कोनो मरते रहेगी, कुछ और दिक्कतें आ जाएंगी, कुछ बीमारियां पकड़ लेंगी उन लोगों को। तो मूल्य संचय का बड़ा अभाव था। अब रुपया अगर चलता तो लोग रुपया में उसको बेचता, अपना मूल्य संचय यानी कि रुपया संचय करके रख लेता। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या था, बहुत बड़ी परेशानी थी। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य संचय का अभाव था। पैसा आप रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रुपया पैसा तो चल ही नहीं रहा है। सामान आप कई दिन रखिएगा, कौन सा सामान कितना दिन रखिएगा? चावल आप उपजा रहे हैं, गेहूं उपजा रहे हैं, कितना दिन रखिएगा उसको? तो सबके साथ यही था। सब सोचता था कि कैसे हमारा ये कौन व्यक्ति ऐसा हो जिसको ये चीज चाहिए जो मेरे पास है, हमको जो चाहिए वो उसके पास हो, तुरंत एक्सचेंज हम लोग कर लेते। तो ये इसकी ताक सबको रहती होगी उस वक्त। तो ये बड़ी समस्या थी। अब समझिए कि अगर पटना में किसी का मकान हो और वो व्यक्ति दिल्ली जाना चाहता हो, उस वक्त जब वस्तु विनिमय होता हो, तो क्या काम करेगा? मकान छोड़ के जाएगा, क्योंकि कोनो ऐसा दिल्ली वाला होना चाहिए ना जिसको पटना में मकान चाहिए, कोनो ऐसा पटना में वाला जो जाना चाहता है दिल्ली, तो वो वहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। जैसे हम लोगों के टीचर में अभी सरकार ने दिया है सिस्टम कि एक शिक्षक का ट्रांसफ़र होगा जब वही विषय के शिक्षक यहाँ आएंगे। तो मूल्य संचय का ये अभाव था। ऐसा इसीलिए था कि किसी वस्तु का मूल्य नहीं था, और उसको जब मूल्य नहीं है, रुपया पैसा कुछ नहीं है, तो संचय आप क्या, सामान का कितना संचय कीजिएगा? तो ये कठिनाई थी। अगला चौथा जो है 4 नंबर, वो है भविष्य के भुगतान की कठिनाई, यानी डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, भविष्य में भुगतान की कठिनाई। तो भविष्य में भुगतान की कठिनाई से तात्पर्य है कि आप बाद में किसी चीज को हूबहू नहीं दे सकते, या भविष्य के भुगतान की कठिनाई के अंतर्गत उधार या लेन देन से है। उधार उस वक्त जब वस्तु विनिमय प्रणाली होगी, उस वक्त उधार या बाद में लेन देन वाला मामला कम होता होगा या नहीं के बराबर होता होगा, क्योंकि आप उधार दीजिएगा किसी को, क्या दीजिएगा? उधार सामान दीजिएगा ना, उधार। तो सामान दीजिएगा उधार, तो सामान आप 2 साल के लिए उधार दिए उसको, तो 2 साल के बदले वो सामान लौटाएगा, काहे कि रुपया पैसा तो है नहीं, तो कोई ना कोई सामान लौटाएगा। तो या तो वो वही सामान आपको लौटाएगा, या उसके बदले में दूसरा सामान लौटाएगा। जैसे मान लीजिए कि भविष्य में भुगतान की कठिनाई से तात्पर्य एक व्यक्ति है और एक और व्यक्ति है। वो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के पास आया और कहा कि हमको गाय उधार दीजिए 2 साल के लिए। वो बोला कि ठीक है, ले जाओ 2 साल के लिए गाय। गाय तो चली गई। अब गाय चली गई तो उधार ले गया है गाय, लेकिन उस गाय से वो दूध दूह रहा है, उसका गोबर पा रहा है, और 2 साल बाद वो लौटाने आए तो हो सकता है कि गाय बीमार हो, उसका दूध कम गया हो, या वो दुबली हो गई हो। तो भविष्य में वो लौटाएगा किस रूप में, इसका निर्धारण बहुत ही मुश्किल था। कैसे लौटाएगा, या गाय अगर मर गई तो क्या लौटाएगा? अब ई कहेगा कि हमको गाय के बदले मतलब गाय चाहिए, तो वो बेचारा उसके पास जो सामान होगा वो ढूंढते फिरेगा, गाय कहाँ मिलेगी। तो
भविष्य के भुगतान की कठिनाई थी, इसी कारण उधार वगैरह उस वक्त नहीं चलता होगा। उधार का काम या लेन देन का काम तत्काल होता होगा, उसी वक्त होता होगा, भविष्य में लेन देन का काम नहीं होता होगा। तो भविष्य में भुगतान की भी एक बड़ी कठिनाई वस्तु विनिमय प्रणाली में देखी जाती है। अब अगला है मूल्य हस्तांतरण की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये मूल्य हस्तांतरण की समस्या क्या है? मूल्य हस्तांतरण से तात्पर्य है हमारा संपत्ति के हस्तांतरण से, यानी जब किसी वस्तु का कोई कीमत निर्धारित है ही नहीं, जब कोई वस्तु को रुपए पैसे में दिया ही नहीं जा सकता, तो संपत्ति का हस्तांतरण किस आधार पर होगा? वही उदाहरण कि अगर हमको दिल्ली जाना हो पटना का मकान छोड़ के, तो आपको छोड़ ही के जाना है, चूंकि बिकेगा तो है नहीं, चूंकि कोई मूल्य ही निर्धारित नहीं है। तो अब अगर दिल्ली जाना है, किसी दिल्ली को वाले को यहाँ आना है, तभी ये समस्या का समाधान है, अन्यथा आपको अपनी संपत्ति उसी स्थान पर छोड़ के चले जाना होगा। तो मूल्य हस्तांतरण की समस्या थी, मतलब जो सामान की कीमत थी या जो सामान का वैल्यू था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई थी। अब जरा सोचिए कि आपके पास 10 बकरी है, अपना मकान है और आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो या तो आप लेके जाइए और नहीं तो दूसरे को यूं ही दे के जाइए, और नहीं तो ढूंढिए वो व्यक्ति जहां आप जाना चाहते हैं और वो व्यक्ति कोई जो यहां आना चाहता हो और उसके पास भी इतनी ही गाय और बकरी और सामान हो, उसके पास भी उतना ही गाय बकरी सामान हो, तब न एक्सचेंज होगा। वो वहां जाएगा, आप यहाँ आएंगे, जितना आपके पास व्यवस्था है, सामग्री है, उतना ही उसी के पास है, तब आप इधर से उधर जा पाएंगे। तो मूल्य हस्तांतरण की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में खूब देखने को मिली। अब चूंकि ये 5 समस्याएं ऐसी आई जिसके कारण लोगों को मजबूर होकर वस्तु विनिमय प्रणाली का विकल्प ढूंढना पड़ा, और इसके विकल्प के रूप में जो व्यवस्था सामने आई है वह आज के वर्तमान के या आधुनिक समय की व्यवस्था है दूसरा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यानी मॉनेटरी सिस्टम। अब ये मौद्रिक प्रणाली आज के युग में यही प्रणाली काम करती है विनिमय करने में। एक सामान विनिमय मौद्रिक प्रणाली, अब एक सामान हमको लेना है तो पैसा दीजिए, उसका वैल्यू, उसका मूल्य निर्धारित है, उतना पैसा दीजिए, सामान लीजिए। तो वर्तमान समय में पूरे विश्व में ये मौद्रिक प्रणाली ही छाई हुई है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली ही छाई हुई है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली लगभग समाप्त हो गया। पूछता है सवाल कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्यों समाप्त किया गया, कौन कौन सी समस्याएं थी? तो आप इन समस्याओं को गिनाइएगा, कुछ कुछ बातें लिखिएगा, उदाहरण जरूर दीजिएगा, क्योंकि उदाहरण से ही आप समझ सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं। शब्द थोड़े क्लिष्ट हैं, लेकिन अंदर की चीज़ बहुत सॉफ्ट है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। और भी समस्याएं आप अपने दिमाग से निकालिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब होता होगा तो और कौन कौन सी समस्याएं आ सकती थीं, या हमारे गांव में इस तरह का सिस्टम हो जाए कि एक सामान दो दूसरा सामान लो, तो और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसे भी आप लिख सकते हैं। मैं चाहता तो 2-4 समस्या और भी डाल देता, लेकिन कोई फायदा नहीं है। दीर्घोत्तर ये प्रश्न है, 5 पॉइंट्स आप डाल के अगर व्याख्या करेंगे तो 1.5 से 2 पन्ना या 2.5 पन्ना में जाएगा इसका आंसर। अगर आप इसमें कुछ अच्छा नया करना चाहते हैं तो आप बीच में इस तरह गोला करके वस्तु विनिमय प्रणाली लिख दीजिए और इस तरह से ब्रांचेज निकालिए, और इन 5 ब्रांचों में अलग अलग ये सारा चीज़ जो समस्याएं हैं उसको डालिए। वो आप इस तरह से करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा देखने में खूबसूरत लगेगा, कुछ अलग टाइप का लगेगा, तो हो सकता है नंबर अच्छा मिले। या आप ऐसे भी, अगर आप कलाकार हैं, कुछ बनाते हैं, पेड़ पौधा बना लेते हैं, तो आप इस तरह से वृक्ष की एक जड़ बनाएं
और इस जड़ में आप लिखें वस्तु विनिमय प्रणाली, और ये इस तरह से टहनी इसका जाएगा, और टहनी में जो ब्रांचेज होंगे उस ब्रांचों में आप लिख सकते हैं एक एक समस्या। अब बीच में आप समस्या लिख दीजिए, यहाँ पर समस्या लिख दीजिए, और इसमें एक जो समस्या है वो लिखिए, दूसरी समस्या इसमें, तीसरी समस्या इसमें, चौथी समस्या इसमें। तो ये कुछ और अलग सा दिखता है। अब जब परीक्षाओं में हम लोग कॉपियाँ जांचते हैं उस वक्त कुछ अलग तरह का क्रिएशन देखने को जब मिलता है तो एक आध दो नंबर तो ज़्यादा दिला ही जाता है। क्योंकि ये पुराना सिस्टम है, ये पुराना सिस्टम है कि समस्याओं को लिख दीजिए और एक एक करके व्याख्या कीजिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा भी नहीं करते हैं, वो तो धड़ाधड़ लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं, आप पता ही नहीं चलता है कि शुरुआत कहाँ हुई अंत कहाँ हुआ। और ये सारा लिखने के बाद व्याख्या करके आप थोड़ा सा समीक्षा कर दीजिए कि उपयुक्त ऊपर लिखित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली को अच्छा नहीं माना, और लगातार ये कोशिश करते रहा लोग कि वस्तु विनिमय प्रणाली का कौन सा विकल्प निकाला जाए। और आज वो दौर आ चुका है, या व्यक्तियों ने या समाज ने वस्तु विनिमय प्रणाली का विकल्प ढूंढ लिया मौद्रिक विनिमय प्रणाली में, जिसके माध्यम से आज के समय में चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो इतना कह के आप क्वेश्चन का आंसर खत्म करें। तो आज बस इतना ही। आज इसी एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हमने देखा, एक आध दो गो ऑब्जेक्टिव देखा, कुछ और बातों को समझने की कोशिश की। क्योंकि इस अध्याय का आज पहला वीडियो है, कल दूसरा वीडियो डलेगा, उसमें कुछ और नई चीज़ें मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।